वे खुद ही जान जाते हैं बुलंदी आसमानों की, परिंदों को नहीं तालीम दी जाती उड़ानों की। जो दिल में हौसला हो तो कोई मंजिल नहीं मुश्किल, जो दिल में हौसला हो तो कोई मंजिल नहीं मुश्किल। एक बार फिर से GRG में आपका स्वागत है मेरे दोस्त, GRG में आपका स्वागत है। देखिए, कोई भी मंजिल हो मुश्किल नहीं होती है, मुश्किल नहीं होती है और न ही आसान होती है, न ही क्या होती है, आसान होती है। बस एक आपका प्रयास का इंतज़ार करती है, बस एक आपका प्रयास का क्या करती है मेरे दोस्त, इंतज़ार करती है। तो आप कोई भी मंजिल हो, जैसे अभी मेरा बीएड है, बीएड आप लोग का बीएड है, ठीक है मेरे दोस्त, सबका बीएड है, जितने हमारे दोस्त हैं सबका बीएड है। तो बीएड एक मंजिल है मेरे दोस्त, तो न ही ये आसान है, न ही क्या है मेरे दोस्त, ये मुश्किल है। बस एक आपका प्रयास की ज़रूरत है, बस आपका एक प्रयास की ज़रूरत है मेरे दोस्त, ठीक है। तो आज फिर से हम एक मैराथन क्लास लेकर आ रहे हैं, आज फिर से एक मैराथन क्लास लेकर आ रहे हैं, मैराथन क्लास लेकर आ रहे हैं जिसका पेपर फर्स्ट का है। ये किसका पेपर फर्स्ट का मैराथन क्लास आपको देखने को मिलेगा, जो हमने पिछले में हम कितने कर दिए थे हम लोग, तो पार्ट 3 तक हो चुका था, मैराथन पार्ट 3 हो चुका है और ये मैराथन का लास्ट होगा, लास्ट यानी पार्ट 4 होगा, पार्ट 4 हो जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। और यह जो होगा इसमें सारे टॉपिक इंक्लूड होंगे, यानी 22 से लेके 31 तक के टॉपिक क्या हैं इसमें इंक्लूड रहेंगे मेरे दोस्त, ठीक है। किसके, पेपर फर्स्ट के, ठीक है मेरे दोस्त। तो चलिए मेरे दोस्त हम क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न देखते हैं मेरे दोस्त। प्रश्न क्या है, दूरस्थ शिक्षा का अन्य नाम है, दूरस्थ शिक्षा का अन्य नाम है मेरे दोस्त। तो देखिए, पत्राचार, ओपन लर्निंग, होम स्टडी, एक्सटर्नल स्टडी और सभी मेरे दोस्त। इसके और अन्य नाम है जो आप ध्यान रखिएगा, मल्टीमीडिया स्टडी, ये भी एक अन्य नाम हो जाएंगे मेरे दोस्त, ठीक है। और ऑफ कैंपस स्टडी, इंडिपेंडेंट स्टडी, ये सभी इनके नाम हैं मेरे दोस्त, ठीक है। देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ से थोड़ा सा हम डिस्क्राइब करें, थोड़ा सा हम इस पे चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन पे चर्चा है कि ये आपको देखने को मिलता है, कहीं कहता है कि इंग्लैंड से, इसकी शुरुआत कहाँ हुई, इंग्लैंड से, और कहीं आपको देखने को मिलता है अमेरिका। कहाँ, अमेरिका। तो मेरे दोस्त आप कमेंट सेक्शन में करके सबका आंसर क्लियर करें। हमने तो देखा, या मैंने तो क्या किया है, अमेरिका ही लगाया है, मेरे को अमेरिका ही पता चला है, ईडी नोट्स में इंग्लैंड दिया है। अब आप कमेंट सेक्शन में करेंगे और इसको सबके लिए आप इसका आंसर क्लियर करेंगे कि इसका आंसर क्या होगा, ठीक है। नाम जान गए, मल्टीमीडिया स्टडी, ऑफ कैंपस स्टडी, इंडिपेंडेंट स्टडी, ठीक है मेरे दोस्त। ये आपका हो जाएगा दूरस्थ शिक्षा का नाम। अब देखिए, भारत में सबसे पहले 1982 में आपको दूरस्थ शिक्षा का प्रथम ओपन यूनिवर्सिटी देखने को मिला होगा, प्रथम ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है। भारत में सबसे पहला यानी सर्वप्रथम दूरस्थ शिक्षा के प्रथम यूनिवर्सिटी जो थी, सर्वप्रथम जो दूरस्थ शिक्षा का ओपन यूनिवर्सिटी, वह 1982 में स्थापित हुई थी। कब, 1982 में। और देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ से ये भी बनेगा मेरे दोस्त, क्वेश्चन कैसे बनेगा कि ये जो आप स्टडी करते हो, जैसे हमने विद्यालय में 8 घंटा या 6 घंटा, या कॉलेज में भी जाते हैं तो 7 घंटा 6 घंटा पढ़ाई होती है, लेकिन कौन सा ऐसा विद्यालय है जिसमें, चाहे कौन सा ऐसा यूनिवर्सिटी है जिसमें हम 24 घंटा पढ़ सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, ये ओपन यूनिवर्सिटी। जितने ओपन यूनिवर्सिटी हों, जितने मुक्त विश्वविद्यालय हैं, उनमें आप 24 घंटे के लिए पढ़ सकते हैं, क्योंकि इसमें कॉलेज आपको जाना नहीं पड़ता, आप घर पे हो तो 24 घंटा के लिए आप स्वतंत्र हो पढ़ने के लिए, ठीक है मेरे दोस्त। तो एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, ठीक है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन। शिक्षा के सभी स्तरों पर अध्ययन के लिए विभिन्न प्रकार शिक्षा के केंद्र निरुत्तर तत्कालीन निरीक्षण में नहीं है, उन्हें दूरवर्ती शिक्षा भी कहा जाता है। यह कथन है होमवर्क का, किसका कथन है, होमवर्क का। मेरे दोस्त आप लोग कथन जरूर पढ़ेंगे, कथन हो, किसी का भी कथन हो जरूर पढ़ेंगे, कोई भी चैप्टर का कथन हो वो जरूर पढ़ेंगे, कोई भी टॉपिक का कथन हो जरूर पढ़ेंगे मेरे दोस्त, क्योंकि कथन से हमें लग रहा है कि क्वेश्चन जरूर आएंगे,
ठीक है मेरे दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूरस्थ शिक्षा का देन है, दूरस्थ शिक्षा किस सदी का देन है? तो मेरे दोस्त ये 20वीं सदी का देन है, 20वीं सदी का देन है। ठीक है मेरे दोस्त, किस सदी का देन है? 20वीं सदी। ठीक है, निम्न में से मुक्त विश्वविद्यालय नहीं है, मुक्त विश्वविद्यालय नहीं है। तो देखिए इजी नोट्स में आपको क्या दिया है कि ये सब दे दिया है, सन की ये विश्वविद्यालय कब स्थापित हुई, दिल्ली विश्वविद्यालय की स्थापना कब कैसे, जब पंजाब विश्वविद्यालय की स्थापना, ये सब डेट दे दिया है मेरे दोस्त। तो उसका क्वेश्चन क्या हो गया है? बढ़ गया है इसके कारण। लेकिन आप क्या करिएगा मेरे दोस्त, जरूर पढ़िएगा कि स्थापना कब हुई है, शायद इससे भी क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि अभी फर्स्ट टर्म चल रहा है, नो आइडिया है किसी तरह का। ठीक है मेरे दोस्त, तो पूछा गया है यहाँ पे ओपन, तो यहाँ देखिए छत्रपति साहू जी महाराज, ये हम लोग का ओपन विश्वविद्यालय नहीं है मेरे दोस्त, यानी डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। मुक्त विश्वविद्यालय की विशेषता होती है मेरे दोस्त, तो देखिए आसान प्रवेश परीक्षा सही है, गृह आधारित शिक्षा ये भी सही है, स्वयं की अनुमानित शिक्षा ये भी सही है मेरे दोस्त, यानी ये आपका डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। इसमें आसानी से प्रवेश भी मिल जाता है, आप घर से रह कर भी पढ़ सकते हैं और आपकी अनुमति हो तभी पढ़ सकते हैं मेरे दोस्त। हाँ, दूरस्थ शिक्षा में आप घर क्या करते हैं, काम करते हुए भी पढ़ सकते हैं मेरे दोस्त, काम करते हुए भी पढ़ सकते हैं। दूरस्थ शिक्षा की शिक्षण की पद्धति है मुद्रित सामग्री, आकाशवाणी, दूरदर्शन सभी, यानी डी नंबर राइट आंसर, डी राइट आंसर मेरे दोस्त। दूरस्थ शिक्षा में सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ? तो देखिए यहाँ मिलेगा आपको अमेरिका। अब ईडी नोट्स में क्या करा है? इंग्लैंड। आप लोग मेरे दोस्त क्लियर करेंगे कहाँ है। ईजी नोट्स में मैंने देखा कि या कहीं कुछ और जगह देखा, आप लोग थोड़ा कंफर्म करेंगे कि स्टार्ट कहाँ से हुआ था मेरे दोस्त। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूरस्थ शिक्षा का लाभ है, दूरस्थ शिक्षा का लाभ है मेरे दोस्त, तो सस्ती शिक्षा भी है, क्लियर है, सस्ती भी है, और कॉलेज नहीं जाने वाली शिक्षा भी है, काम करते हुए पढ़ने वाली भी शिक्षा है, यानी डी नंबर राइट आंसर, सभी ये हो जाएगा मेरे दोस्त। ठीक है, अब एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा है, ईमेल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सहायता से क्लास ली जाती है, कौन सी क्लास, किसके लिए? तो क्लासरूम शिक्षण में तो ली नहीं जाती है, क्लासरूम में तो डायरेक्ट प्रत्यक्ष रूप से बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, दूरस्थ शिक्षण में देखिए मिल गया, दूरस्थ शिक्षण बी राइट आंसर। पत्राचार पाठ्यक्रम में, पाठ्यक्रम की बात कर रहा है, हटाइए गलत हो गया। प्रौढ़ शिक्षा में तो ये भी नहीं होगा, यानी बी नंबर राइट आंसर चल रहा है। दूरस्थ शिक्षा में विद्यार्थी किस विधि को ज्ञान प्राप्त नहीं करता है मेरे दोस्त? तो देखो ईमेल से तो करता है, ईमेल के माध्यम से तो करेगा मेरे दोस्त, ईमेल के माध्यम से तो करेगा। ठीक है, वीडियो ऑडियो से भी करेगा, वेब आधारित भी करेगा, क्लासरूम नहीं करेगा मेरे दोस्त, क्लासरूम नहीं करेगा। अब देखिए क्वेश्चन कहाँ से आया है, क्वेश्चन एक ये बन सकता है कि 1988 में किस राज्य में सबसे पहले ओपन यूनिवर्सिटी खोला गया, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो उत्तर प्रदेश यानी यूपी। ठीक है मेरे दोस्त, अब आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को घुमा के भी पूछ सकता है कि 1988 में उत्तर प्रदेश में सबसे पहला ओपन यूनिवर्सिटी कब खोला गया, तो आपका आंसर हो जाएगा 1988। ठीक है, क्वेश्चन घुमाने का तरीका अलग अलग होता है, क्वेश्चन सभी कोई घुमा सकता है मेरे दोस्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हम देखते हैं तकनीक एवं शिक्षा संबंधित का श्री गणेश कब हुआ। अब आ जाइए, श्री गणेश पूछा, श्री गणेश मतलब क्या होता है? एक हिंदी का मुहावरा होता है जिसका होता है स्टार्ट करना होता है। ठीक है मेरे दोस्त, तो कब हुआ मेरे दोस्त, इसको कब पूछा है, कब हुआ? तो 1824 में हुआ मेरे दोस्त। ठीक है, अब इससे क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा होंगे तो आप थोड़ा इजी नोट्स में डीपली पढ़ लीजिएगा। ऐसे एक क्वेश्चन है, इससे मैं बताता हूँ। एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि शिक्षण तकनीक या तकनीकी, ठीक है मेरे दोस्त, के प्रविधि के प्रतिपादक थे। तो देखो हर्बर्ट आ जाए, हर्बर्ट तो ये भी थे मेरे दोस्त। ठीक है, हंट भी थे, कौन थे? हंट भी थे, और डेविस और ब्रूनर भी थे, ब्रूनर। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये चारों में से कोई एक नाम दे दे तो आपको एक कोई लगा दीजिए, यदि चारों दे दे तो आपको आंसर डी लगाना होगा, यानी सभी लगाना होगा मेरे दोस्त, तो ये ध्यान रखिएगा। ठीक है,
इससे आप आपसे पूछ देगा कि आईआईटी की स्थापना कब हुई थी, कलकत्ता आईआईटी की कब, सॉरी मद्रास आईआईटी की कब हुई थी, देहरादून फॉरेस्ट या रुड़की मुंबई पंजाब, ये सब कॉलेज की स्थापना आप लोग देख लीजिएगा मेरे दोस्त। ये सब क्वेश्चन आप थोड़ा देखिएगा, ठीक है। ये इससे क्वेश्चन बन रहे हैं सन याद करने के लिए। अब एक शिक्षा और पूछ सकता है कि ब्रिटिश शासक जो थे ना, ब्रिटिश शासक, वो प्रारंभिक वर्षों में, मतलब प्रारंभिक वर्षों में तकनीक शिक्षा के तेज़ी से विकास करते थे या नहीं करते थे। तो उस समय जो ब्रिटिश शिक्षा थे तो उसमें बहुत तीव्र गति से विकास हुआ था। किसका? टेक्निकल, मतलब व्यावसायिक और टेक्निकल का, ठीक है, भारत में। तो ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त। अब आ जाइए आईआईटी का फुल फॉर्म पूछा है, फुल फॉर्म, ठीक है मेरे दोस्त। तो फुल फॉर्म जो होता है आईआईटी का, वो होता है भारतीय प्रौद्योगिक संस्था, ठीक है, बी नंबर राइट आंसर। अब आप आईआईटी देख लीजिएगा कि कानपुर आईआईटी की स्थापना कब हुई थी, ठीक है, कानपुर की। उसी तरह से जहाँ जहाँ आईआईटी है वो भी, क्योंकि आईआईटी जो है तकनीकी से जुड़ा है मेरे दोस्त, टेक्निकल से जुड़ा हुआ है, ठीक है, वोकेशनल से भी जुड़ा हुआ है मेरे दोस्त। तो आप थोड़ा सा कॉलेज की स्थापना जरूर पढ़ेंगे। फिर पूछ रहा है कि 1874 में किस इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना हुई मेरे दोस्त? तो रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज, रुड़की इंजीनियरिंग कॉलेज। तकनीक एवं व्यवसायिक शिक्षा के 3 स्तर में विभाजित किया, उनमें से एक नहीं है मेरे दोस्त। तो देखिए इस क्वेश्चन को घुमा के भी पूछ सकता है, पूछेगा कि भारत में व्यवसाय एवं प्रवृत्ति शिक्षा के रूपरेखा क्या है, ऐसे भी पूछ सकता है। तो उसका रूपरेखा क्या है मेरे दोस्त? तो डिप्लोमा स्तर, स्नातक स्तर और स्नातकोत्तर स्तर, ये 3 रूपरेखा भी थे तकनीकी एवं व्यवसायिक शिक्षा के लिए, ठीक है मेरे दोस्त, ये रूपरेखा है, ठीक है। अब इसमें से पूछा है नहीं है, नहीं है या विभाजित करता है, तो 3 भागों में विभाजित करता है, ये भी हो जाएगा आपका आंसर। अब ये क्वेश्चन में पूछा है नहीं है, तो प्राथमिक स्तर, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक राष्ट्र और संपन्नता तभी होगा जब डैश डैश, क्या? तकनीक शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा, तो जरूरी है। व्यवसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना ये भी जरूरी है, यानी सी नंबर राइट आंसर, सी राइट। अब आ जाइए मेरे दोस्त, क्वेश्चन तो बनेगा ही, आप क्या करेंगे, ये कॉलेज की स्थापना इजी नोट्स में दिया है तो थोड़ा देख लेंगे मेरे दोस्त, और थोड़ा 1-2 क्वेश्चन गलत हैं तो आप थोड़ा देखते रहिएगा। 1-2 क्वेश्चन गलत मिलते हैं हर जगह, हम मेरे से भी गलती होती है, ठीक है, आपसे भी गलती हो सकती है, इसलिए आप लोग थोड़ा सा ढूंढिएगा जरूर। गुणों की वृद्धि एवं राष्ट्रीय एवं राजकीय अभिकरण मेरे दोस्त, टॉपिक नंबर आपका आ रहा है 24, ठीक है, 24 है। तो उसमें सबसे पहले क्वेश्चन आपको पूछ रहा है कि भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो मेरे दोस्त इसके प्रथम शिक्षा मंत्री थे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ये मंत्री यहाँ से यहाँ होना चाहिए, ठीक है, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त, ठीक है। अब आ जाइए, फिर कह रहा है कि 1953 में, सॉरी ये हो गया, 1953 में वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्रालय के कार्य किसको सौंपा गया मेरे दोस्त? किसको सौंपा गया? तो अब्दुल कलाम आज़ाद को। अब ऐसे भी पूछ सकता है क्वेश्चन, क्या पूछेगा कि अब्दुल कलाम आज़ाद को वैज्ञानिक अनुसंधान मंत्रालय में कार्य किस वर्ष चाहे किस सन में सौंपा गया, ठीक है मेरे दोस्त। तो उसका आंसर हो जाएगा फिर 1953 मेरे दोस्त, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, केंद्रीय सरकार के प्रमुख शैक्षिक सलाहकार मंडल परिषद समितियां हैं मेरे दोस्त। तो इसका आंसर देखिए, ये सारे मंडल हैं, सारे जितने हैं, तीनों के तीन आप पढ़ के याद कर लीजिएगा मेरे दोस्त, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसका। परामर्शदाता मंडल के भारत सरकार द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया गया मेरे दोस्त? तो 15 सदस्य, जिसमें 4 क्या थे? महिला, और 11 क्या? पुरुष। 4 महिला और 11 पुरुष, ठीक है। आप सन ज़्यादा दिया है, सन याद रखिएगा मेरे दोस्त, सबका सन ज़्यादा दिया है। परामर्शदाता मंडल में कितने महिलाएं सदस्य थी? तो 4 आपको राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6 नंबर आपको दिया है, मिलान करें। घबराने की जरूरत नहीं है, देखने की जरूरत है, सबसे ईजी पहले चुनिए। देखिए डी नंबर आपको दिख रहा है जिला शिक्षा अधिकारी, और यहाँ दिख रहा है जिला स्तर। तो ये जरूर हो गया कि जिला स्तर पर क्या होते हैं? एक जिला अधिकारी होते हैं, यानी डी का 1। तो देखिए डी का एक इसमें भी है, डी का 1 इसमें भी है। अब आइए, ठीक है, इतना तो समझ में आ गया। अब दूसरा देखिए, फिर कह रहा है ब्लॉक शिक्षा अधिकारी। ब्लॉक शिक्षा अधिकारी तो आप समझ ही रहे हैं कि ब्लॉक पे होता है मेरे दोस्त। तो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ब्लॉक पे, तो आपका देखिए 3, बी का 3 देखिए यहाँ भी दिख रहा है,
बी का 3 यहाँ भी है और बी का 3 यहाँ भी है, यानी यहाँ भी फंस रहा है क्वेश्चन। अब हमें देखना है शिक्षा मंत्री। शिक्षा मंत्री क्या होते हैं, या तो राज्य स्तर पर होते हैं या नहीं तो केंद्र स्तर पर होते हैं। तो देखिए यहाँ क्या दिख रहा है आपको, राज्य स्तर, केंद्र स्तर दिख नहीं रहा है, यानी ए का 2 देखिए तुरंत मारिए, ए नंबर राइट आंसर है, ए नंबर तुरंत लग गया। ठीक है, अब आइए NIEPA का फुल फॉर्म है मेरे दोस्त, फुल फॉर्म है, पूछा है। ठीक है, तो इसका जो आपका आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय शैक्षिक प्रशासन, राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन संस्था, यानी बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। कितने नंबर, बी नंबर। बाकी जो क्वेश्चन है पीछे वाले से रिलेटेड होंगे, आपके वैज्ञानिक अनुसंधान वगैरह होगा, ये सब आप थोड़ा टाइम देख लीजिएगा, टाइम ज़्यादा से ज़्यादा देख लीजिएगा मेरे दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम देखेंगे NCERT और NCTE और NAAC। ठीक है मेरे दोस्त, ये टॉपिक नंबर हमारा 25 हो जाएगा। थोड़ा सा हम इसको बता दें आप लोग को, क्योंकि थोड़ा सा समझा देंगे तो जल्दी से आप लोग भी इसका आंसर कर सकते हैं। ठीक है, NCERT हम पहले सबसे पहले उठाएं, NCERT पहले जान लीजिए इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल लेवल क्या बोलते हैं फुल फॉर्म, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, नेशनल काउंसलिंग एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग। ठीक है मेरे दोस्त, नेशनल काउंसलिंग, ठीक है, एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग, NCERT, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद। ठीक है, हिंदी में भी आ जाएगा, इंग्लिश में भी आ जाएगा। यदि आपको ध्यान में रखना होगा मेरे दोस्त, यदि हिंदी में दिया तो आप हिंदी में तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद लगा लीजिएगा, इंग्लिश में आए तो आप इससे निकाल सकते हैं नेशनल काउंसलिंग एजुकेशन रिसर्च ट्रेनिंग। ठीक है मेरे दोस्त, इससे आप निकाल सकते हैं। और इसका स्थापना 1961, कब इसकी स्थापना कब हुई, 1961, ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त। काम के देखिए, ये 1 से 12 तक के पाठ्यक्रम का निर्माण करते हैं, 1 से 12 तक क्लास के पाठ्यक्रम का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है मेरे दोस्त, मुख्यालय कहाँ है मेरे दोस्त, मुख्यालय कहाँ है इसका, तो नई दिल्ली। ठीक है, कहाँ है, नई दिल्ली। क्लियर हुआ मेरे दोस्त, मुख्यालय कहाँ है इसका, नई दिल्ली। ठीक है, अब इसका कार्य में पूछ देगा कि कार्य क्या क्या है मेरे दोस्त इसका, तो आप सबसे पहला कार्य है कि पाठ्यक्रम का निर्माण करना, पाठ्यक्रम, मेकिंग ऑफ करिकुलम। ठीक है, फिर पूछेगा बुक उपलब्ध कराना, किताब को उपलब्ध कराना, इसी का काम है मेरे दोस्त। शिक्षा के क्षेत्र में रिसर्च करना, शिक्षा के क्षेत्र में किसका, रिसर्च करना, इसी का काम है NCERT का। ठीक है मेरे दोस्त, अब आइए NVS, आप तो जानते हैं कि NVS में नामांकन कराने के लिए नहीं, यानी प्रवेश लेने के लिए क्या करना पड़ता है, एग्ज़ाम देना पड़ता है। वो ये एग्ज़ाम कराती है, वही यही जो एग्ज़ाम कराती है, तो कौन कराते हैं, NCERT। कौन कराते हैं, NCERT। जो NVS का एग्ज़ाम कराती है, किस लिए, प्रवेश के लिए, मतलब नामांकन के लिए, तो कौन कराते हैं, NCERT। यह क्या है, संस्था है। NCERT क्या नाम है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद। ठीक है, एक और इसका काम क्या है मेरे दोस्त, तो देखिए इसका काम है NTSE, मतलब नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन, ये कराती है, मतलब राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा भी यही कराती है मेरे दोस्त। ठीक है, ये संस्था NCERT कराती है। अब देखिए दो और NCF 2005 किसने बनाया, तो आपका आंसर हो जाएगा NCERT। क्लियर हुआ मेरे दोस्त, आपको क्लियर हो गया। थोड़ा सा इसके कार्यालय के बारे में जान लीजिए। कार्यालय में क्या होता है, कन्फ्यूजन हो जाता है, कार्यालय में कन्फ्यूजन हो जाता है कि कार्यालय कहाँ कहाँ है मेरे दोस्त। तो कार्यालय आप नोट करिएगा, अजमेर है इसका, क्षेत्रीय कार्यालय की बात हो रही है, अजमेर में कहाँ है, राजस्थान। ठीक है मेरे दोस्त, अब आ जाइए भोपाल मध्य प्रदेश, बेंगलुरु कर्नाटक, भुवनेश्वर उड़ीसा, शिमला मेघालय, यानी 5 इसके क्या हैं, मुख्यालय हैं, 5 क्षेत्रीय समिति है, क्षेत्रीय समिति। और मुख्यालय कहाँ है मेरे दोस्त, मुख्यालय कहाँ है, तो नई दिल्ली, यानी टोटल इसके साथ 6 हो जाएंगे, 5 क्या हो जाएंगे, क्षेत्रीय समिति और 1 मुख्यालय, यानी 6। ठीक है मेरे दोस्त,
ये आपको एनसीईआरटी के बारे में क्लियर हुआ। चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं हम एनसीईआरटी से। पहला पूछ रहा है एनसीईआरटी का फुल फॉर्म, तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं परीक्षण परिषद, ये नंबर राइट आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एनसीईआरटी की स्थापना अभी मैंने देखा 1961, कब, टाइम भी दे दिया यार, 1 सितंबर 1961। कब? 1 सितंबर 1961। एनसीईआरटी का मुख्यालय कहाँ है मेरे दोस्त? मुख्यालय कहाँ है मेरे दोस्त? तो नई दिल्ली। राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा एवं छात्रवृत्ति किसके द्वारा दिया जाता है? अभी मैंने बोला एनटीएसई मतलब नेशनल टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन। ठीक है मेरे दोस्त, यानी ए नंबर राइट आंसर एनसीईआरटी। एनसीईआरटी 2005 किसने बनाया? तो एनसीईआरटी। ठीक है, एनसीईआरटी 2005 एनसीईआरटी। अब आइए, एनसीईआरटी के अध्यक्ष होते हैं, एनसीईआरटी के अध्यक्ष कौन होता है? केंद्रीय मानव संसाधन के विकास मंत्रालय के जो मंत्री होते हैं वह इसके क्या होते हैं? अध्यक्ष होते हैं। भारतीय शिक्षा मंत्री नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा। राज्य शिक्षा मंत्री ये भी नहीं होते हैं मेरे दोस्त। क्या हो जाएगा? बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अब आ रहा है आपका एनसीईटी का थोड़ा सा हम लोग जानेंगे कि एनसीईटी क्या है। तो ये है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। क्या है मेरे दोस्त? राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। और इसकी स्थापना कब हो गई मेरे दोस्त? तो 1973 में। और इसका संवैधानिक निकाय कब मिला? 1995 में। संवैधानिक निकाय का दर्जा 1995 में मिला, लेकिन स्थापना कब हुई? 1973 में। क्लियर हुआ मेरे दोस्त। मुख्यालय इसका न्यू दिल्ली। मुख्यालय कहाँ है मेरे दोस्त? तो इसका न्यू दिल्ली, नई दिल्ली। ठीक है, अब आ जाइए, इसका मुख्य कार्य क्या है? मुख्य कार्य है मेरे दोस्त अध्यापक प्रशिक्षण देना। ठीक है, अध्यापक को प्रशिक्षण देना, अध्यापक को प्रशिक्षण देना। ठीक है, और शिक्षा के विषय पर सरकार को सलाह देना। ठीक है, ये काम है इसके। अध्यापक प्रशिक्षण देना, शिक्षा के विषय पर सरकार को सलाह देना। ठीक है मेरे दोस्त। और एनसीईआरटी का फुल फॉर्म होगा राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। ठीक है मेरे दोस्त, ये आप याद रखिएगा। और एनसीईटी का फुल फॉर्म होगा, जो अभी एनसीईटी हम देख रहे हैं, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। पहली बार स्थापना 1973 में, 1995 में इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। कार्य क्या है? अध्यापक परीक्षण एवं शिक्षा के विषयों पर सरकार को सलाह देना। अब इसके मुख्यालय, थोड़ा सा क्षेत्रीय समिति के बारे में जान लेते हैं। क्षेत्रीय समिति कहाँ कहाँ है इसके, थोड़ा तो जानना पड़ेगा कहाँ कहाँ है, क्योंकि यहाँ से घुमा देगा ना क्वेश्चन कि कहाँ। अब जैसे एनसीईआरटी वाला डाल देगा अजमेर, तो ये अजमेर इसका मुख्यालय नहीं है। तो देखिए इसका मुख्यालय कहाँ कहाँ है, क्षेत्रीय समिति कहाँ क्या है? तो भोपाल, जो एमपी में पड़ता है, भोपाल एमपी। ठीक है, अब आ जाइए भुवनेश्वर उड़ीसा। भुवनेश्वर कहाँ? उड़ीसा। ठीक है, ये यहाँ भी इसका मुख्यालय है। बेंगलुरु कर्नाटक। ठीक है, और जयपुर राजस्थान। और यहाँ दे देगा आपको अजमेर, जयपुर दे दिया इसमें, और अजमेर दे दिया, तो अजमेर किसका है? एनसीईआरटी का है। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको दूर हट जाएगा मेरे दोस्त। ये क्षेत्रीय मुख्यालय याद रखिएगा। अब स्थापना आ गया मेरे दोस्त, तो 1973। संवैधानिक दर्जा 1995। एनसीईआरटी का मुख्यालय कहाँ है? तो देखिए मुख्यालय पूछा है नई दिल्ली। ठीक है, और क्षेत्रीय समिति आपको डाल दे तो भैया आप देख लीजिएगा, क्षेत्रीय समिति मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, अब हम देखेंगे क्या है मेरे दोस्त, NAAC है, NAAC है। इसका होता है राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद होता है मेरे दोस्त। ठीक है मेरे दोस्त, यानी इसका फुल फॉर्म आप देख लिए। अब थोड़ा देखिए, यह जो है यूजीसी, इसको जो यूजीसी है, यूजीसी, ठीक है मेरे दोस्त, इसी ने इसे स्थापित किया था। किसको? NAAC को। ठीक है,
किसके सिफारिश पर मेरे दोस्त? तो एनपीई 1986 के सिफारिश पर इसकी स्थापना किसने किया? यूजीसी ने किया। ठीक है, और इसकी स्थापना कब हुई मेरे दोस्त? तो 1994 में। ठीक है, और मुख्यालय कहाँ है इसका? तो बेंगलुरु है, इसका मुख्यालय बेंगलुरु है। ये क्षेत्रीय समिति की बात नहीं हो रही है, ये क्या मुख्यालय की बात हो रही है, तो बेंगलुरु। ठीक है मेरे दोस्त, बेंगलुरु होती है। और इसका कार्य क्या है? तो उच्च शिक्षा संस्थानों को क्या देना? मान्यता देना। ठीक है मेरे दोस्त, उच्च शिक्षण संस्थानों को मान्यता देना। तो चलिए मेरे दोस्त देखते हैं क्वेश्चन आपको फिर मिलेगा। NAAC का मुख्यालय स्थापित किया, किसने स्थापित किया? तो 1986 के सिफारिश पर यूजीसी ने स्थापित किया। राइट आंसर। NAAC की स्थापना कब हुई मेरे दोस्त? तो 1994। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं SCERT। ठीक है मेरे दोस्त, SCERT स्टेट काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। ठीक है मेरे दोस्त, स्टेट काउंसिलिंग ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद। ठीक है, नेशनल वाला तो होगा नहीं मेरे दोस्त, नेशनल रहता तो N लगा रहता है, यहाँ स्टेट होगा। स्टेट मतलब राज्य होता है, डिस्ट्रिक्ट वाला होगा नहीं, यानी ये हमारा B नंबर राइट आंसर चल रहा है, B नंबर राइट आंसर है। अब थोड़ा सा देख लीजिए, NCERT का भी जो NPE के सिफारिश पर ही गठन हुआ था। NPE 1986 के सिफारिश पर ही क्या हुआ? इसका गठन हुआ। क्या कहा गया कि अलग अलग राज्य में एक क्या होना चाहिए? सभी राज्य में SCERT होना चाहिए। ठीक है, मतलब राज्य शैक्षिक अनुसंधान परिषद होना चाहिए। ठीक है मेरे दोस्त, जिसका कार्य क्या होगा मेरे दोस्त? तो प्रारंभिक क्या बोलते हैं? प्रारंभिक शिक्षण इसका कार्य ये होगा कि प्रारंभिक शिक्षक जो होंगे ना, उसको परीक्षण देना होता है, इसका कार्य यही होता है मेरे दोस्त। और बच्चे को छात्रवृत्ति देना, बच्चे को क्या देना? छात्रवृत्ति देना। ठीक है मेरे दोस्त, ये क्लियर हो गया, आपको कार्य भी समझ में आ गया, और ये स्थापना भी हमने देख लिया। किसके सिफारिश पर किया गया? तो 1986 NPE के सिफारिश पर किया गया। लेकिन ध्यान रखिएगा मेरे दोस्त, इसकी स्थापना एग्जैक्ट नहीं होगा, ये हर राज्य का अलग अलग स्थापना होगा। जैसे दिल्ली में सबसे पहले एक क्वेश्चन बन जाए ऐसे कि दिल्ली में चाहे किस राज्य में सबसे पहले SCERT का गठन हुआ, तो दिल्ली हो जाएगा। कब दिल्ली में हुआ था? 1988 में। कब हुआ था? 1988 में। ठीक है, तो देखिए अलग अलग राज्य में अलग अलग SCERT होते हैं। जैसे ये दिल्ली का हम देख रहे हैं, वैसे ही पंजाब, UP, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये सब का हम देख सकते हैं मेरे दोस्त। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर क्या हो जाएगा? D नंबर, 1988 में। और क्या? दिल्ली, देखिए यहाँ लिखा है दिल्ली में। और सबसे पहले स्थापना कहाँ हुई थी? दिल्ली में ही हुई थी मेरे दोस्त। SCERT का कार्य क्या है? प्रारंभिक शिक्षा परीक्षण देना, सही है। छात्रवृत्ति देना, सही है। C नंबर दोनों राइट आंसर। डाइट का फुल फॉर्म हो जाएगा जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्था, यानी डाइट डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। ठीक है मेरे दोस्त, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण। भारतीय शिक्षा आयोग के 1966 में प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण के 3 तथ्य बताएं। कौन कौन से वो 3 तथ्य थे? आप यहाँ से पूछ सकता है कि 1966 में कितने तथ्य बताए गए, तो आपको 3। और वो 3 तथ्य का नाम क्या क्या हो? व्यवस्था की सार्वभौमिकता, नामांकन की सार्वभौमिकता, स्थिरता की सार्वभौमिकता, यानी D नंबर राइट आंसर। प्राथमिक शिक्षा के प्रसार में समस्या थी। समस्या क्या थी मेरे दोस्त? जनसंख्या में वृद्धि, ये तो समस्या हो ही सकती है। लोगों की निर्धनता, ये भी समस्या थी। अभिभावकों को सहयोग मतलब अभिभावक उस समय सहयोग नहीं कर पाते थे मेरे दोस्त, ये भी एक क्या थी? समस्या ही थी, यानी D नंबर राइट आंसर हो गया। प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण का सुधार लाने हेतु सुझाव नहीं है मेरे दोस्त, पूछा है। तो देखिए जनसंख्या में वृद्धि, यही एक सुझाव नहीं है। फिर पूछा है क्वेश्चन, देखें फिर कह रहा है सामाजिक पूर्ण निर्माण करने में दृष्टि और उसके देश के प्रतिबद्धता है। प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण की समस्या निसंदेह निर्णय महत्व है।
मतलब यह कथन किसका है मेरे दोस्त? तो एस चक्रवर्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माध्यमिक शिक्षा, टॉपिक नंबर माध्यमिक शिक्षा एवं वैश्वीकरण। ठीक है मेरे दोस्त, पूछा है कि 1 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा में व्यवसायीकरण का अर्थ है विद्यार्थी को जीविकोपार्जन के लिए शिक्षा देना। राइट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। शिक्षा का व्यवसायीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ी मेरे दोस्त? तो बेरोजगारी की समस्या को हल करने के लिए तो सही है, आर्थिक विकास के लिए सही है, आत्मसंतुष्टि के लिए सही है, यानी डी नंबर राइट आंसर। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार व्यावसायिक शिक्षा की धीमी गति का कारण क्या था मेरे दोस्त? तालमेल की कमी। ये तो बहुत जरूरी है, तालमेल ही नहीं रहेगा तो ये तो धीमी गति हो ही जाएगा। धन की कमी ये भी है, संपर्क का अभाव ये भी है, यानी डी नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, RMSA, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। RMS का फुल फॉर्म हो जाएगा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। ठीक है मेरे दोस्त, अब इससे क्वेश्चन हम देखेंगे, ये फुल फॉर्म भी पूछ सकता है। तो देखिए आपको देखने को मिल रहा है बी नंबर में राइट आंसर देखने को मिल रहा है। ठीक है, RMS का गठन हुआ मेरे दोस्त, गठन 2009 में हुआ, 2009 में हुआ मेरे दोस्त, 2009 में। RMS का पूरा नाम क्या था? सॉरी, नारा क्या था? नारा पूछा है, नारा। RMS का नारा तो पढ़े चलो बढ़े चलो नारा था उस समय। ठीक है, पढ़े चलो बढ़े चलो। RMSA का गठन का पंचवर्षीय योजना का तहत, किस पंचवर्षीय योजना के तहत RMSA का गठन हुआ? गठन पूछा है मेरे दोस्त, RMSA का गठन पूछा है तो 11वीं पंचवर्षीय योजना। किसका है मेरे दोस्त? 11वीं पंचवर्षीय योजना। अब आप क्या करिएगा मेरे दोस्त, 11 पंचवर्षीय योजना के समय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का आंसर कमेंट सेक्शन में करेंगे। कमेंट सेक्शन में 11वीं पंचवर्षीय योजना के समय के आपको क्या करना है, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति का नाम कमेंट सेक्शन में करना है। अब आपको पता हो जाना चाहिए कि 2009 में ये लागू हुआ है, तो 2009 में प्रधानमंत्री कौन हुआ है और राष्ट्रपति कौन है, क्योंकि बाहर से क्वेश्चन बना सकता है राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से जोड़कर। RMS का उद्देश्य था मेरे दोस्त, उद्देश्य क्या था? 2017 तक 100% नामांकन सही है, ये तो उद्देश्य था ही। ठीक है, फिर 2020 तक के 100% बच्चों को स्कूल में ठहराव, ये भी है। बालिका शिक्षा के प्रोत्साहन, ये भी है, यानी डी नंबर राइट आंसर। ठीक है मेरे दोस्त, बालिका शिक्षा मतलब लड़कियों की शिक्षा को बहुत ज़्यादा प्रोत्साहन किया गया था इस समय। ठीक है, लड़कियों को ज़्यादा पढ़ाने, लड़कियों को ज़्यादा शिक्षित करने, आज इसलिए इसको ज़्यादा RMS का उद्देश्य यही था कि लड़कियों को सबसे ज़्यादा क्या किया जाए, शिक्षित किया जाए। अब आ जाइए टॉपिक से हैं, आपका मिल जाएगा शिक्षा एवं निजीकरण के और वाणिज्यीकरण। ठीक है मेरे दोस्त, सेल्फ स्टडी इज बेटर स्टडी, सेल्फ स्टडी जरूर करेंगे मेरे दोस्त। अब आइए, निजीकरण का अर्थ है, निजीकरण का अर्थ क्या है मेरे दोस्त? सबका क्षेत्र, यानी बी नंबर राइट आंसर। सबका क्षेत्र निजीकरण का अर्थ हुआ। निजीकरण एक समान प्रक्रिया है जिसके द्वारा निजी क्षेत्रों में सरकारी उद्यम को मालिक बन जाता है। यह कथन किसका है मेरे दोस्त? तो बारबराली और जॉन्स नील्स का, यानी सी नंबर राइट आंसर। मेरे दोस्त, डरना नहीं है, मंजिल मुश्किल भी नहीं है और न ही आसान भी है, बस आपका एक प्रयास जरूरी है। ठीक है मेरे दोस्त, एक प्रयास करिए और बीएड का एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर लाइए मेरे दोस्त। एक प्रयास आपको अच्छे से अच्छे नंबर लाने में मदद कर सकता है। मंजिल न मुश्किल है न ही आसान है मेरे दोस्त, मंजिल न मुश्किल है न आसान है। क्या मैंने कहा था? वे खुद ही जान जाते हैं बुलंदी आसमानों को, परिंदों को नहीं तालीम दी जाती उड़ानों को। तो आप वैसे परिंदे हैं जिसको तालीम नहीं देना है उड़ान के लिए। ठीक है मेरे दोस्त, और आपका कोई भी मंजिल हो, यदि दिल में हौसला हो तो मंजिल जरूर अवश्य मिल जाएगा। कोई भी मुश्किल काम नहीं होता है मेरे दोस्त। सरकार के सार्वजनिक उद्यमों में शेयर का विनिवेश करने के लिए किस समिति का गठन किया गया मेरे दोस्त? तो रंगराजन समिति 1992। भारत में शिक्षा का निजीकरण का मुख्य कारण क्या था मेरे दोस्त? मुख्य कारण क्या था? तो देखिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था का विघटन, ये तो कार्य था मेरे दोस्त। अकुशल, इस जैसे देखिए क्या होता है कि ये सरकारी नौकरी में कुछ लोग हो जाते हैं, कुछ लोग की मैं बात बोल रहा हूँ, पूरे लोग की नहीं, जो क्या करते हैं, टेबल के नीचे पैसा चाहिए और फिर भी काम नहीं करना चाहते हैं। और वही जो प्राइवेट में करता है उसको देखते हैं कितना मेहनत करना पड़ता है, तब कितने रुपए कमाते हैं वो लोग।
ठीक है। तो ये एक अकुशल, देखिए ये एक अकुशल, ये क्या है, एक जैसे हम लोग कुशल और अकुशल और समाजवादी अर्थव्यवस्था, तो कुछ समाजवादी अर्थव्यवस्था भी होते हैं जो आराम से ऐश करके करते हैं, ठीक है। और कुछ लोग क्या होता है, स्किल नहीं होते हुए, स्कूल कुछ नहीं जानते हैं लेकिन सरकारी पद पे बैठे हैं, कंप्यूटर चलाना भी नहीं जानते हैं लेकिन सरकारी पद पे बैठे हुए हैं मेरे दोस्त, ठीक है। तो मैं इस सब से मैं मतलब आप लोगों को समझाने के लिए कोशिश कर रहा हूँ कि ये निजीकरण क्यों हो रहा है आजकल। तो निजीकरण इसका मेन कारण हो रहा है कि टेबल के नीचे पैसा, ठीक है। कमेंट कमेंट सेक्शन में करिएगा जरूर कि निजीकरण से आप क्या समझते हैं, निजीकरण क्या करना चाहिए, निजीकरण होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ठीक है। कमेंट सेक्शन करिएगा ताकि हम आगे आपको कल बताएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर, यानी सभी सभी सरकार पे भार, अकुशल लोग के अकुशल लोग भी, अकुशल सार्वजनिक क्षेत्र भी हो जाएगा, मतलब उसमें टेक्निकल का कोई काम नहीं। फिर ठीक है, निजीकरण का क्या लाभ है, तो देखिए कार्य की कुशलता में वृद्धि, मतलब अब जैसे इस गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट क्या करते हैं, प्राइवेट करती जा रही है, तो इसमें क्या हो रहा है, थोड़ा ज़्यादा काम हो रहा है प्राइवेट से, ठीक है। तो एक हो गया, प्रतिस्पर्धा लाते हैं, मतलब देखने आपको कंपटीशन की माहौल पैदा कर देते हैं, व्यवस्था पर संचार होता है, यानी डी नंबर राइट आंसर। निजीकरण का हानि क्या है, निजीकरण का हानि मेरे दोस्त क्या है मेरे दोस्त, तो देखिए हानिकारक क्या है, औद्योगिक रुग्णता भी है, सामाजिक कल्याण का अभाव भी होता है और राजनीतिक दबाव भी होता है, यानी डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। टॉपिक अब आ जाएगा परीक्षा सुधारक। रिफॉर्म्स का अर्थ है, रिफॉर्म्स का अर्थ क्या होगा मेरे दोस्त, तो सुधार करना, सुधार करना, ठीक है। परीक्षा सुधार की आवश्यकता क्यों पड़ी मेरे दोस्त, क्यों पड़ी, तो देखिए समाज में बढ़ती आवश्यकता के लिए, लचीलापन के लिए, प्रतिभा के विकास के लिए, छात्रों को वास्तविक ज्ञान के मूल्यांकन के लिए, यानी ई नंबर राइट आंसर, ई नंबर राइट आंसर, ठीक है मेरे दोस्त। परीक्षा सुधारक में आने वाले बाधक हैं, बाधक कौन कौन है मेरे दोस्त, बाधक कौन कौन है, तो देखिए संसाधन का अभाव, मूल्यांकन का अभाव, दोनों, सी नंबर राइट आंसर, सी राइट। परीक्षा सुधारक के प्रणाली है मेरे दोस्त कौन कौन, सेमेस्टर प्रणाली भी है, ग्रेड प्रणाली भी है, प्रश्न बैंक सभी, यानी डी नंबर राइट आंसर, डी नंबर राइट आंसर, ठीक है मेरे दोस्त। तो हम मिलते हैं आपको अगले मैराथन में। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ कितना, 22 से लेके 30 तक, 31 तक, ये फर्स्ट पेपर हमारा कंप्लीट हो चुका है। और आप लोग थोड़ा सा इजी नोट्स भी देखेंगे, बुक भी देखेंगे, वीडियो भी देखेंगे, जहाँ से कंटेंट अच्छा लगे आप याद करें और ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा पढ़ाई पे समय दें, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत करीब आ चुका है, ठीक है मेरे दोस्त। और आप एक अच्छे से अच्छे नंबर लाएँ, अच्छे से अच्छे नंबर लाएँ मेरे दोस्त, यही मेरी शुभकामना रहेगी आप लोगों के साथ। और मेरे क्लास को शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए मेरे दोस्त, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं हम अगली क्लास में।